स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, जनरली जब भी हम लोग मिलते हैं, जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं तो करंट अफेयर्स के टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं, इजंट इट? लेकिन आज मैं आपके साथ किसी करंट अफेयर्स टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं आपके साथ इन जनरल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाला हूं। आपको याद होगा पिछली बार जब हम लोगों ने इस तरह की इंटरेक्शन की थी तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी के बारे में बताया था। अपने निजी अनुभव से मैंने आपको बताया था किन किन एस्पेक्ट्स में वो मदद करेगा, या फिर मुझे उसने मदद किया, आपको भी वो मदद करेगा। इस तरह की मैंने एक चर्चा की थी। उसके बाद एक मैसेज आया, एक एस्पिरेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर थोड़ा सा मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ इनपुट्स बताइए, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताइएगा कि आपका निजी अनुभव कैसा रहा यहाँ पे। तो आज मैं उसी उद्देश्य से यहाँ पे आया हूं, सिविल सर्विसेज मेंस के बारे में बात करने के लिए, स्पेशली आंसर राइटिंग के बारे में। अब इससे पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, एक क्वेश्चनरी नोट तो हमेशा होता है। जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, सबसे पहले हम लोग किस तरह की डिस्कशन करने वाले हैं, मैं कुछ सवाल एंटिसिपेट करके यहाँ पे सवाल पूछे गए हैं डायरेक्टली, उसका जवाब देने की कोशिश करने वाला हूं। कैसे एंटिसिपेट किया गया? मुझे लगता है कि हर एक एस्पिरेंट के दिमाग में ये सारे सवाल होते हैं, क्योंकि जब मैं खुद प्रिपेयर कर रहा था उस समय पे भी मेरे दिमाग में कुछ इसी तरह के सवाल हुआ करते थे। उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, और ये जो भी जवाब होंगे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको ये समझना है। मैं हमेशा कहता हूं अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है। जो जो चीजों ने मुझे मदद की थी तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप उनमें से कोई भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नई चीज इस्तेमाल नहीं भी कर सकते। दैट्स अ क्वेश्चनरी नोट फॉर यू बिफोर आई बिगिन, राइट? तो यहां पे लेट्स टॉक अबाउट मेंस आंसर राइटिंग। कुछ सवाल जो सभी के दिमाग में होते हैं उसके ऊपर चर्चा चलने वाली। सबसे पहला सवाल होता है, फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सर मैं मेंस की आंसर राइटिंग कब शुरू करूं? व्हेन डू आई स्टार्ट दिस? अब इसका कोई एक जवाब नहीं है, राइट? एक बहुत ही ओपन एंडेड जवाब मैं हमेशा देता हूं, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। अब इसका जवाब आपके पास होगा डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज बेस और डिपेंडिंग ऑन योर डेटा बेस। और इसीलिए मैंने आपको बताया था, हमारी जो एनसीईआरटी की डिस्कशन चल रही थी उसमें भी मैंने आपको वही बताया था कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आपका एक मिनी डेटाबेस जरूर बन चुका है, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ आप शुरू कर सकते हो। दैट्स द बेस्ट वे और द इजीएस्ट वे टू बिगिन। अगर आपको वो नहीं लग रहा है, नहीं सर मुझे प्रीवियस ईयर मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे शुरू करना है, अगर इस तरह का आपका थॉट प्रोसेस रहा, तो जब भी आपको लगेगा आपका डेटाबेस, शायद वो 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, या फिर 3 महीने हो सकता है, उसके बाद आप शुरुआत कर सकते हो। लेकिन जनरली मैंने एस्पिरेंट्स के साथ एक चीज जरूर देखी, ये जो सवाल पूछते हैं व्हेन टू स्टार्ट, इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर होता है। सभी के अंदर डर होता है कि यार मुझे जज कर लेगा कोई। जैसे अगर आपने एक टेस्ट सीरीज ली है, टेस्ट सीरीज में आंसर लिखा है, आपको लगता है कि इवेल्युएटर सोचेगा यार ये किस तरह का घटिया आंसर लिखा है, राइट? अब ये डर सभी में होता है। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस फियर इज देयर ऑलवेज। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आंसर राइटिंग एक स्किल है, राइट? और ये आपको डेवलप करनी है, ये धीरे धीरे आपको डेवलप करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन जाओगे अच्छा आंसर लिखोगे, किसी की जजमेंट से डरोगे, ये सब नहीं करना है, ठीक है? शुरू करना है आपको चीजें एज सुन एज पॉसिबल, वेन एवर यू फील यू हैव इनफ डेटा। जैसे किसी भी एक टॉपिक के बारे में आपके पास इनफ डेटा हो चुका है, उसका सवाल उठाएगा। सबसे बेसिक मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस। अब उस समय पे मैंने आपको यह भी बताया था कि शायद आपको वो आर्गुमेंट पसंद ना आए कि सर ये बहुत ही बेसिक सवाल है, इस पे मैं कैसे करूं, लेकिन आप लिखना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे एडवांस लेवल पे चले जाओगे। और ये स्किल आपको इनकलकेट करनी है, इसको कल्टीवेट करनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, या फिर किसी एक डेट का प्रोसेस नहीं है। अगर आपको लग रहा है शायद मुझे डेटाबेस बिल्ड करने में 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा, तो 3 महीने बाद एक पर्टिकुलर डेट से मैं शुरू करूंगा, तो उस डेट पे भी कोई गारंटी नहीं कि आपका अच्छा आंसर निकलेगा। ये आपको ध्यान रखना। इट इज नॉट अ 1 डे और अ 1 डेट प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट। मैं कहूंगा वो जापानीज जो कॉन्सेप्ट है ना, काइजेन वाला, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट है आंसर राइटिंग, जिसको आपको उस हैबिट को आपको इनकलकेट करना है, उसको कंटिन्यूसली कल्टीवेट करना है, और आपकी प्रोसेस को रिफाइन करना है ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी डे। प्लीज रिमेंबर, एवरीबॉडी गोज थ्रू दिस स्ट्रगल, आई हैव गॉन थ्रू इट, एवरी एस्पिरेंट गोज थ्रू इट। हर एक एस्पिरेंट जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, वो इसी चीज से गुजरता है, इसी चीज से स्ट्रगल होता है। सबको लगता है, सब लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं पहले दिन जब भी आंसर लिखते हैं। कभी कभार देखिए फीडबैक भी ऐसा ही आना है, क्योंकि आपने जब पहली बार लिखा हुआ है तो जब फीडबैक आएगा
आंसर जब असेस होगा, फीडबैक आएगा, बहुत सारी चीजों पे होगा कि आपके इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी जो अपने कंटेंट लिखा है, जो बॉडी में कंटेंट लिखा है वहां पे आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट चाहिए, कंक्लूजन आपकी इंप्रूवमेंट चाहिए, बहुत सारी चीजों में आपको फीडबैक जरूर मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि यू लूज योर कॉन्फिडेंस। और इनफैक्ट ध्यान रखिएगा, नो वन राइट्स द बेस्ट आंसर, इनफैक्ट देयर इज नो बेस्ट आंसर फॉर यूपीएससी। कोई बेस्ट आंसर नहीं, आई वुड से देयर इज ओनली अ करेक्ट आंसर, राइट? करेक्ट आंसर एंड अ डिसेंट आंसर, दैट्स इट, नो बेस्ट आंसर काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये ध्यान रखना है, नो वन राइट्स बेस्ट आंसर्स ऑन डे वन। कोई नहीं लिखता है, जिसका रैंक 1 आए वो भी नहीं लिखता है, जिसका कोई भी रैंक आए वो भी नहीं लिखता है, क्योंकि पहले दिन सभी उसी चीज से गुजरते हैं। तो ये जो फियर है आपका कि अगर मैं आंसर लिखूंगा तो अच्छा लिखूंगा या बुरा लिखूंगा, या फिर अगर मैं आंसर लिखूंगा तो वो क्या समझेंगे, या फिर किसी इंस्टीट्यूट वाले क्या समझेंगे, सर क्या समझेंगे, मेरा फ्रेंड क्या समझेंगे, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया है, यू हैव स्टार्टेड आंसर राइटिंग, दैट इज व्हाट मैटर्स फॉर द फर्स्ट डे। प्लीज फोकस ऑन दैट। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, शुरुआत कर देनी, आपको आंसर लिखने की शुरुआत कीजिएगा जब भी आपको लगे डेटाबेस हो चुका है, स्टार्ट। एंड रिमेंबर, डे 1 बैड आंसर फॉर श्योर, इसकी आप गारंटी ले लो। इसीलिए अगर आप इजी एक्सरसाइज शुरू करो तो थोड़ा सा एवरेज आंसर आप लिखते लिखते धीरे धीरे इंप्रूव करोगे। आपकी क्वेश्चन की आप जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको भी बढ़ाए, आपके आंसर्स की रिफाइनमेंट भी धीरे धीरे बढ़ती हुई जाएगी। तो शुरू कब करना है? जल्द से जल्द, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सर हाउ टू स्टार्ट आंसर, मतलब मैं लिखूं कैसे? अब आपने बोल दिया आंसर लिखो, तो सर मैं इसको अप्रोच कैसे करूं? जैसे डे 1 पे मैं करूं क्या, या फिर मेरा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? मैं आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। सबसे पहले ये तो आपको बेसिक सभी ने बताया होगा कि जब भी आप आंसर लिखोगे, किसी भी मेंस आंसर के भाग होते हैं, यानी कि यू हैव टू शो इट इन अ डिसेंट वे, कि कुछ पार्ट्स होते हैं आंसर के, जैसे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करने वाला हूं, ये तो फॉलो करना ही करना है, क्योंकि जब आप आंसर लिख रहे हो तो आपको कुछ लाइंस में इंट्रोड्यूस करना है। अगर आप क्वेश्चंस की बात करें, देखिए 150 मार्क्स, 150 वर्ड्स का, यानी कि 10 मार्क का जो सवाल है 150 वर्ड में लिखना है, और 15 मार्क का जो सवाल है 250 वर्ड में लिखना है। तो 150-250 में उस हिसाब से इंट्रो, आपका बॉडी और आपका कंक्लूजन आप डिवाइड कर लीजिए। प्रिडोमिनेंटली आपको ध्यान रखना है, फोकस इस पे रखना है, ठीक है, फोकस इस पे रखना है, यानी कि बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि अगर किसी चीज के बारे में पता है तो मैं उसको इंट्रोडक्शन में ही भैया 100 वर्ड डाल दूंगा, ये नहीं करना है। तो आपको ये बैलेंस करना सीखना है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ स्ट्रक्चर इन योर हेड, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब ये तो मुझे लगता है कि सभी के दिमाग में होता है, राइट, कि मुझे इस तरह अप्रोच करना है। एवरीबडी, आई थिंक एवरी एस्पिरेंट नोस दिस, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग योर आंसर्स, द फर्स्ट थिंग इज रीड द क्वेश्चन एंड रिमेंबर अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये एक चीज मैंने एस्पिरेंट्स के साथ देखी है बहुत ज्यादा। जितने भी मैंने मेंस के सवाल इवैल्यूएट किए हैं, मेंस के आंसर बुकलेट मैंने देखे हुए टेस्ट सीरीज वगैरह में, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, सवाल समझते नहीं है, टॉपिक पढ़ा हुआ है, टॉपिक बस लिखना शुरू कर देना है, और अगर आप ये करोगे आपको मीडियोकर मार्क्स आने, इनफैक्ट मैं कहूंगा सिंगल डिजिट में मार्क्स आने, बहुत कम मार्क्स आने। अब ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए, हमारा थॉट प्रोसेस एज एन एस्पिरेंट क्या होता है, यार ये क्वेश्चन मुझे एटलीस्ट पता है, या फिर ये क्वेश्चन का टॉपिक मुझे पता है तो मैं ये लिख देता हूं। लेकिन आपको समझना है, जो यूपीएससी ने पूछा है वो आपको लिखना है, जो आपको पता है वो नहीं लिखना है। जो आपको पता है वो लिखा है तो मीडियोकर मार्क्स आने। प्लीज रिमेंबर, जो यूपीएससी ने पूछा है उस चीज को एड्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, फर्स्ट थिंग इज दैट। और इसलिए सवाल अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आपको 30 सेकंड टू 1 मिनट भी जा रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआती दौर में इट इज वेरी गुड दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्पिंग कि उस क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या है, उस क्वेश्चन में की पॉइंटर्स क्या है। चलिए इनफैक्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स गो टू वन एग्जांपल। यहाँ पे दिस इज द यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम 2022, राइट। अब देखिए 2022 की ये प्रश्न पत्रिका है, जहां पे आप देख सकते हो पहला पॉलिटी का, मतलब आई थिंक GS2 का होगा, पॉलिटी का सवाल है। मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है सवाल क्या पूछ रहा है। मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको कीवर्ड बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, और सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ।
तो यहाँ पे प्रेडोमिनेटली अगर आपने आर्टिकल 21 की एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, तो आर्टिकल 21 में हमारी राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी थी, उसको धीरे धीरे एक्सटेंशन करते हुए आ रहे हैं। हमारे संविधान में ऑलरेडी बहुत सारे प्रावधान थे, जैसे कि आर्टिकल 48 वगैरह में आपको डीपीएससी मिलेंगे, लेकिन आर्टिकल 21 में राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, इन सभी चीजों में एक्सटेंशन हुआ है। और आपके पास कुछ केस लॉस होने चाहिए, तो आप डिसेंट आंसर लिख सकते। तो सवाल को आपको अंडरस्टैंड करना है, राइट। जैसे देखिए, तो काफी आसान सवाल है वाइस प्रेसिडेंट वाला, राइट। नेशनल कमीशन, अब गति शक्ति योजना भी अगेन सिंपल सवाल है, ये टिपिकल सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखोगे यहां पे, reforming the government delivery system through the direct benefit transfer scheme is a progressive step but it has its limitations too, और इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। अब यहां पे एस्पिरेंट्स के साथ क्या हो जाता है, सवाल में आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है। गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम्स को रिफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने डीबीटी लाया। तो आप सोचते हो कि मुझे डीबीटी के बारे में पता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मुझे पता है, तो मैं डीबीटी के बारे में लिख दूंगा यार, जनधन आधार मोबाइल के बारे में लिख देंगे, डीबीटी सर्विसेज आ चुकी है, पीडीएस सिस्टम के बारे में फलाना डिमकाना लिखना शुरू कर देंगे। देखिए ऑफ कोर्स यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम में डीबीटी काफी प्रोग्रेसिव है, लेकिन प्रोग्रेसिव के साथ साथ आपको लिमिटेशन के ऊपर भी फोकस करना है, लिमिटेशंस टू, तो कमेंट करना है दोनों तरफा। तो लिमिटेशंस के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। कई बार एस्पिरेंट्स इस चीज को बिना समझे 150 वर्ड उसी में निकाल देते हैं, 150 वर्ड्स आपकी डीबीटी में ही निकाल देते हैं, और ऐसे एग्जांपल्स मैंने बहुत सारे देखे। तो आपको सवाल को समझना है, सवाल की रिक्वायरमेंट को समझना है। द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, राइट। जैसे आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करोगे, आपका आंसर भी उसी हिसाब से मोल्ड करोगे। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो यूपीएससी ने पूछा है वो आपको लिखना है, जो आपको पता है वो नहीं लिखना है। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर मैक्सिम ऑलवेज, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आपने बोल दिया सर ये मेरे दिमाग में था, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन स्ट्रक्चर है, सवाल को भी मैंने अंडरस्टैंड कर लिया। आपने बोला जैसे वो सवाल था डीबीटी वाला, सर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में मुझे लिखना है उसके फायदे, कि गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम्स को रिफॉर्म करने में वो काफी मदद भी कर रहा है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी है, ठीक है। मैं सवाल समझ गया, फायदे और लिमिटेशन दोनों। अब क्या मैं सीधे आंसर लिखना शुरू कर दूंगा? ये मेरा सबसे बड़ा सुझाव होगा सभी एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे ही आपको सवाल समझ में आए, सवाल आपको समझना है, सवाल समझ में आए ना, उसके बाद टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू पॉज एंड ब्रेनस्टॉर्म। और ये मैं अभी तक जितने भी एस्पिरेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स को मैं गाइड कर चुका हूं, सभी को मैंने स्टेप बताया है, इसको आपको कभी नहीं भूलना है। नेवर एवर फॉरगेट दिस पर्टिकुलर। अगर आप ये भूल जाओगे, रिमेंबर यू आर गोइंग टू एंड अप विद मीडियोकर मार्क्स। ये क्यों है? क्योंकि मैं हमेशा एस्पिरेंट के साथ, और इसके ऊपर मेरी बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी छोटी मोटी ये हो जाती है, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आपने ये मुझे बताया, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो एक आध टेस्ट सीरीज के बाद या फिर एक टेस्ट लिखने के बाद फिर आते हैं, सर ये आपका फॉर्मूला थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है मुझे, इससे मैंने कम सवाल अटेम्प्ट किए। तो मैं कहता हूँ इसको धीरे धीरे रिफाइन करना है। प्लीज रिमेंबर, मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ सभी से कि क्या आपने कभी एस्से लिखा है? तो बोलेंगे सर हाँ सर मैंने एस्से लिखा हुआ है। तो आपका एस्से लिखने के लिए आपका अप्रोच क्या होता है? वो कहते हैं सर एस्से में टॉपिक होते हैं, पार्ट ए में टॉपिक है, पार्ट बी में टॉपिक है, और पार्ट ए का टॉपिक जब भी लेता हूं मैं आधा घंटा में ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूं। मतलब आधा घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूं कि सारे पॉइंटर्स ढूंढता हूं सर, अलग अलग डायमेंशंस देखता हूं, पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, सोशल एंगल, हिस्टोरिकल एंगल, एथिकल एंगल, इंटरनेशनल एंगल, सभी एंगल्स में देख के सर नोट कर देता हूं, और उस एस्से का मैं एक छोटा सा आउटलाइन बना लेता हूं रफ पेपर पे लास्ट में, और आधे घंटे या फिर कभी कभार तो 40 मिनट का भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूं, उसके बाद मैं लिखना शुरू करता हूं, ठीक है। तो मेरा एस्से अच्छा लिखा? तो बोलते हैं एब्सोल्युटली अच्छा लिखा। तो बोलते यही अप्रोच फॉलो करना है इन योर मेंस आंसर राइटिंग ऑल्सो। अब इमीडिएटली मुझे पता है कि आपका रिएक्शन क्या होगा, सर दिस साउंड्स वेरी वेरी एब्सर्ड, राइट? दिस इज नॉट एब्सर्ड। क्यों पता है? मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा जैसे आपने एस्से प्लान किया उतना एक्सटेंसिव लेवल पे नहीं है, बट यू हैव टू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड यू हैव टू आउटलाइन योर आंसर। आपके आंसर को आउटलाइन जरूर कर लेना है। अब इसके लिए मैं आपको आर्गुमेंट दे दूंगा क्यों। देखिए, ऑन एन एवरेज अगर हम लोग यूपीएससी मेंस की बात करें तो कितने कितने आपके पास मिनट होते हैं? 3 घंटे की एग्जामिनेशन है, 180 मिनट है, और आपके पास 20 सवाल, 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके लिए हर एक सवाल के लिए कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली मैं कहूंगा 9 मिनट, ठीक है। एक आंसर लिखने के लिए 9 मिनट का समय है आपके पास, क्लियर?
अब समझ लीजिए सर मैं 20 के 20 नहीं लिख पा रहा हूं, 19 भी अगर आपने लिख लिया तो ठीक है, 9 9:30 के आसपास, बट आई वुड कंसिडर 9 मिनट ओनली। ठीक है, 9 मिनट में आपको एक आंसर लिखना है। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक छोटा सा एक्सरसाइज करके देखिए, एक छोटा सा एक्सरसाइज करके देखिए, जहां पे आप टेक टेक से 7.5 मिनट्स अपने मोबाइल में आप 7.5 मिनट का टाइमर लगाइएगा, 7.5 मिनट का टाइमर लगाइए और न्यूज़पेपर को उठाइएगा, न्यूज़पेपर में से किसी भी एक आर्टिकल को सिंपली कॉपी करके जैसा का जैसा आप अपनी हैंडराइटिंग में पेपर पे लिखिएगा और कितने वर्ड्स आपने लिखे हैं उसको गिनिएगा। आई एम क्वाइट श्योर कि 7.5 मिनट में आप, बिलीव कीजिएगा, आराम से 250 वर्ड लिख सकते हैं। और ये मैं आपको 9 मिनट ऑन एन एवरेज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप 15 मार्क का जो सवाल लिखें, थोड़ा सा ज्यादा टाइम रहेगा उस तरफ, तो आप मिक्स एंड मैच अप करके देख सकते हो। मेरा आर्गुमेंट यहां पे ये है कि कोई भी एवरेज स्टूडेंट भी जब आंसर लिखना शुरू करेगा, उनकी हैंडराइटिंग, सबसे पहले हैंडराइटिंग तेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एकदम स्नेल स्पेस पे लिख रहे हो, हैंडराइटिंग डिसेंट स्पीड पे आप लिखिएगा। आप समझ लीजिए 7.5 से 8 मिनट में अप्रोक्सीमेटली कितने वर्ड लिख पा रहे हैं ये देखिएगा। अगर आप 250 से कम लिख पा रहे हैं या फिर 200 225 से कम लिख पा रहे हैं, तो आपको हैंडराइटिंग स्पीड आपको बढ़ानी है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने क्वेश्चन समझने में से आपने 30 सेकंड डाल दिए, 30 सेकंड आपने डाल दिए ऑन एन एवरेज, इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए और आउटलाइन बनाने के लिए आइडियली मैं कहूंगा यहां पे भी 30 टू 45 सेकंड्स इनफ हो जाने चाहिए। लेकिन शुरुआती दौर में आपने अगर इसमें भी 1 मिनट डाल दिया, प्लीज रिमेंबर, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको पूरा का पूरा आंसर का आउटलाइन लिख दीजिए, आप अपने दिमाग में भी ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, पेपर पे लिखने की भी जरूरत नहीं। लेकिन शुरुआती दौर में अगर आप रफ पेपर पे जाके लिख भी दोगे कि सवाल ऐसा पूछा गया, जैसे अब वो जो डीबीटी वाला सवाल था, अब कैसा ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करूंगा, देखिए डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जनधन आधार मोबाइल कनेक्ट हो चुका है, आधार नंबर से कनेक्टिविटी हो चुकी है। एग्जांपल मैं पीडीएस का दे दूंगा जहां पे काफी ज्यादा एफिशिएंसी आ चुकी है, लेकिन लिमिटेशंस के बारे में सोचना है। अब लिमिटेशन क्या हो सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, राइट, आधार ऑथेंटिकेशन में डिजिटल डिवाइड है या फिर डिजिटल लिटरेसी की प्रॉब्लम है। और कई बार आपने पीडीएस में ही एक एग्जांपल देखा होगा कि लोगों की जो फिंगरप्रिंट होती है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रही है, फिर फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो बहुत सारी इश्यूज है जिसकी वजह से एक्सक्लूजन होता है लोगों का। इस तरह के 3-4 पॉइंटर्स भी आ गए ना, दैट इज मोर देन इनफ एंड दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये मैं क्यों कह रहा हूं आपको, क्योंकि आपकी आंसर की शुरुआत, आपके आंसर की क्वालिटी, आपका आंसर का स्ट्रक्चर खुद ही इवॉल्व होता जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, आई डोंट वांट यू टू डू परफेक्ट आंसर राइटिंग ऑल्सो, यू हैव टू स्टार्ट विद दिस बेसिक फ्रेमवर्क। जो भी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, जो भी आउटलाइन किया है, आप अप्रोक्सीमेटली 30 सेकंड टू 45 सेकंड का ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आंसर लिखना शुरू करोगे ना, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी कम से कम 5-6 पॉइंटर्स हैं, आप लिखना शुरू करोगे। और जैसे जैसे आप लिखोगे, अगले मैं कहूंगा 7 मिनट में, 7.5 मिनट में और भी चीजें आपको याद आएंगी और बाय द एंड ऑफ द आंसर यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। इस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए आज से ही। आपको लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, इससे मुझे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है एटसेट्रा, बट राइट नाउ डू दिस। व्हाई, यू नो, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला चीज है ये बहुत बहुत जरूरी है। ये हर एक एस्पिरेंट को अपनी कंफर्मेशन बायस से भी बचाता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ नॉर्मली क्या होता है, जिस टॉपिक के बारे में हमें पता है तो हम लोग काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, सीधे सीधे लिखना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना है। अगर टॉपिक के बारे में पता भी है तब भी ब्रेनस्टॉर्म कीजिएगा, उसके अंदर भी आपको रिफाइनमेंट लिखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर आपको ध्यान रखना है। सेकेंड चीज है सवाल को अंडरस्टैंड करना है, सवाल की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना है, जो यूपीएससी ने पूछा है वो लिखना है, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्म करना है। आइडियली मैं कहूंगा ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आप मेंस में जाओगे, अभी शुरुआती दौर में शायद आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में 1 मिनट लगेगा, कभी कभार 1 मिनट से ज्यादा भी लग सकता है, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस हैबिट को आप इंकलकेट कीजिएगा, क्योंकि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, एक बेसिक फ्रेमवर्क के साथ लिखना शुरू करोगे, चीजें आपको ऑटोमेटिकली आती जाएंगी और आप अपने आंसर को रिफाइन करते हो जाओगे। और इस सब चीजों में आपको 5th पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन के बारे में ध्यान रखना है। ये क्यों? क्योंकि किस तरह से आप लिख रहे हो या फिर आपकी हैंडराइटिंग किस तरह से है, आपकी चीजें किस तरह से, समझ लीजिए आप एक आंसर लिख के अपने दोस्त को ही दीजिएगा, उसको बोलिए भाई ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है दैट इज मोर देन इनफ, राइट, डिसेंटली। ऐसा नहीं कि चीजों को ध्यान से देकर, नहीं भाई ये क्या लिखा है, ये क्या लेकर पूछ रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक है। तो प्रेजेंटेशन पे काम करना है, प्रॉब्ली अ लिटिल बिट ऑफ वर्किंग ऑन हैंड राइटिंग, स्पीड ऑफ योर राइटिंग
एंड योर प्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ स्किल। छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना है आपको, हेड अंडरलाइनिंग करनी है, और ध्यान रखना है यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन में जब कोई बोलेगा कि अंडरलाइन के बारे में, ठीक है, अब अंडरलाइनिंग आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरा का पूरा आंसर आपको अंडरलाइन करना है। कई बार एस्पिरेंट्स ये भी कर रहे थे कि लिखा है पूरा का पूरा अंडरलाइन कर देते हैं। जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, या फिर मैं नॉर्मली क्या करता था प्रेजेंटेशन में, अगर समझ लीजिए मैं कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा था, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर किसी चीज का रेफरेंस दे रहा हूँ, जैसे सरकार या कमीशन हो गई, या फिर कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ, या किसी रिपोर्ट का मेंशन कर रहा हूँ, तो नॉर्मली आई ऑलवेज यूज टू राइट इट इन दी कैपिटल फॉर्मेट, ताकि उसको अंडरलाइन करने की भी जरूरत ना पड़े, ताकि वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाए। जैसे जैसे अगर मुझे लिखना है सरकार या कमीशन का रेफरेंस देना है, तो आई वुड राइट द एंटायर सरकारिया एज दिस, सरकारिया कमीशन, ताकि भैया इसको अंडरलाइन करने की भी जरूरत नहीं। तो ये एक छोटा सा एक ट्रिक जो मैं फॉलो करता है, ऐसा नहीं कि करने की जरूरत है, बट दिस इज अगेन वन ऑफ द आइडियाज। प्रेजेंटेशन के ऊपर आप वर्क कीजिएगा किसी भी तरह से, अंडरलाइनिंग हो, या फिर कोट्स अनकोट्स इस्तेमाल करने हैं आपको, या फिर आपको कैपिटल टर्म्स इस्तेमाल करने हैं, या फिर आपको बॉक्सेस बनाने हैं, तो देखिएगा इन डिसेंट वे आपको प्रेजेंट करा। तो ये हाउ टू स्टार्ट योर आंसर। और यहाँ पे मेरी तरफ से मेरा एडवाइस रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस ब्रेनस्टॉर्मिंग को, और आप बिलीव कीजिएगा आप इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के एक्सरसाइज को इंटरनलाइज कीजिए। ऑल्दो शुरुआती दौर में यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन बाय द टाइम यू रीच योर मेंस एग्जामिनेशन, ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है और आउटलाइनिंग की चीजें आपके दिमाग में ही होनी चाहिए। इसको पेपर पे लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सवाल समझ लिया, सवाल के बाद मैंने 30 सेकेंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट सोचिए मुझे लिखना क्या है। कि जैसे मैंने सवाल लिखा, अब जैसे एनवायरमेंटल एक सवाल था वहां पे, तो आर्टिकल 21 आपको हिट हो गया, आर्टिकल 21 में रेलेवेंट केस रेफरेंसेस आपको हिट हो गए, जैसे कि आर्टिकल 21 में एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है मेरे पास राइट टू क्लीन एयर होना चाहिए, राइट टू क्लीन वाटर होना चाहिए, राइट टू क्लीन एनवायरमेंट होना चाहिए। अब किस केस में कहा है, अगर आपको एमसी मेहता का नाम पता है तो इमीडिएटली एक केस रेफरेंस तो आपके पास मिल ही जाएगा। एमसी मेहता केस है, यूनियन कार्बाइड केस है, ओलियम लीक केस है, बहुत सारी केसेस है, बहुत सारे केस रेफरेंस आपको मिलेंगे। तो इमीडिएटली आपके दिमाग में कितना टाइम लगा मुझे करने में, 30 सेकंड 45 सेकंड, आप आंसर लिखना शुरू कर दो। और बाय द वे जैसे आप लिखना शुरू करोगे और भी चीजें आपको आती हुई जाएंगी, ये आपको नोट करना, ठीक है। दिस इज दी प्रोसेस, और दिस इज द प्रोसेस दैट आई यूज्ड टू फॉलो, राइट। कंटेंशियस है काफी ज्यादा ये, इसके ऊपर बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने मुझे एक पहले शुरुआती दौर में जब लिखना शुरू करते हैं तो आर्गुमेंट देते हैं सर इसमें टाइम बहुत जा रहा है, बट इवेंचुअली 1-2 महीने बाद आके थैंक यू जरूर बोलते हैं कि सर आपने जो चीज बताई है उससे बहुत ही अच्छी आंसर राइटिंग हो रही है, बहुत ही, इससे मैं टाइम भी काफी अच्छा मैनेज कर पा रहा हूँ। शुरुआती दौर में मुश्किल हो रही थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज बीन वेरी वेरी गुड, ठीक है। दिस इज द प्रोसीजर। अब नेक्स्ट कुछ और सवाल होते हैं एस्पिरेंट, सर मैं समझ गया, आपने बोला एएसएपी एसएप आंसर लिखना शुरू करो, डेटाबेस बिल्ड होती, आपने बता भी दिया क्या क्या करना है, सवाल को अंडरस्टैंड करना है, सबसे प्राइम जो यूपीएससी ने पूछा है वो लिखना है, जो आपकी नॉलेज है वो नहीं झाड़ना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ब्रेनस्टॉर्म करने के स्ट्रक्चर करना है आपके आंसर को, प्रेजेंटेशन अच्छे से करें, ठीक है। नेक्स्ट कुछ सवाल होते हैं, सर पैराग्राफ फॉर्म में लिखूं या फिर मैं पॉइंट फॉर्म में लिखूं, बुलेट फॉर्म में। देखिए दिस डिपेंड्स ऑन पर्सनल लेवल, पैराग्राफ फॉर्म में लिखे या फिर बुलेट फॉर्म में लिखिए, आप पे डिपेंड करता है। अब बुलेट फॉर्म में लिखेंगे आपका टाइम काफी बच जाता है, जल्दी जल्दी से आप, जैसे आपके दिमाग में 4-5 पॉइंटर्स आ गए, मैंने आपको बता दिया कि वो जो डीबीटी वाला प्रॉब्लम था, टेक्नोलॉजिकल इशू है भैया, कनेक्टिविटी का इशू है, डिजिटल लिटरेसी का इशू है, या फिर आधार ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम हो रही, 4-5 पॉइंटर आपने गिना दिया, आपने लिख दिया थोड़ा सा एलैबोरेट करके, तो पॉइंट फॉर्मेट में लिखना थोड़ा आसान होता है। लेकिन पैराग्राफ की खुद की एक इंपॉर्टेंस भी है, स्पेशली मैं कहूंगा एसे में फोकस ऑन द पैराग्राफ फॉर्म एंड ऑल्सो ऑन द इन योर ऑप्शनल, जैसे ऑप्शनल स्पेशली ह्यूमैनिटीज से है, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस से है, सोशियोलॉजी से है, या फिर इस तरह की आपकी ह्यूमैनिटीज के ऑप्शन है, तो सजेस्ट किया जाएगा मेरी तरफ से कि पैराग्राफ फॉर्म में जरूर लिखिए, स्पेशली अगर आपको पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसमें तो मैं निजी अनुभव से बता रहा हूं, अवॉइड द बुलेट पॉइंट्स इन योर ऑप्शनल आंसर, ठीक है, फोकस ऑन पैराग्राफ्स मोर एंड मोर,
लेकिन जीएस में यू कैन फॉलो दी बुलेट पॉइंट, या फिर आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो, दोनों का मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। और ये जनरली मैं आपको बताऊं, ये होगा भी होगा, मिक्स एंड मैच होता भी है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी एग्जाम देखोगे, 3 घंटे की एग्जाम है, ठीक है, तो 3 घंटे की एग्जाम जब आप डिवाइड करोगे, तो शायद पहले घंटे में आप पैराग्राफ फॉर्म में जाओगे, दूसरे घंटे में भी आप शायद कुछ पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे, जैसे ही आप तीसरे घंटे में पहुंचे ना, थर्ड आवर पे, तो हम क्वाइट श्योर कि टाइम की किल्लत के कारण आप बुलेट पॉइंट से उतर जाओगे। लेकिन ध्यान रखना है, डिस्पाइट दैट, इन योर एसेज, इन योर ऑप्शन, डू मेंटेन दैट पैराग्राफ फॉर्मेट, ठीक है, ये मेरी तरफ से सुझाव। इसके अलावा एक और इटर्नल सा प्रॉब्लम होता है एस्पिरेंट्स का, कि सर मैं आंसर को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा, मुझे इंट्रोडक्शन में बहुत दिक्कत हो रही है। इनफैक्ट आपने बोला सर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, तो मुझे इंट्रोडक्शन की ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही 1-2 मिनट लग जा रहा है, तो मैं क्या करूं, इंट्रोड्यूस कैसे करूं और कंक्लूजन में कैसे करूं। देखिए ये एक कनंड्रम होता है, या फिर एक ये कंफ्यूजन है सभी एस्पिरेंट के लिए, शुरुआत कैसे करनी है। लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए और कंक्लूजन के लिए आप धीरे धीरे जैसे जैसे आंसर आप लिखते जाओगे, चीजें आप समझते जाओगे, और आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स को समझोगे, खुद के डेटाबेस को समझोगे, तो आप काफी आसानी से लेटर ऑन, मैं कहूंगा, ये चीजें आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको ध्यान देना है इंट्रो के लिए, स्पेशली इंट्रो के लिए या फिर कंक्लूजन के लिए भी, आप कुछ इन जनरल स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉलो कर सकते हैं, राइट। ये मेरा एक फॉर्मूला था टेम्पलेट। अब जैसे फॉर इंस्टेंस, अब पॉलिटी का सवाल है, जैसे फॉर इंस्टेंस ये जो सवाल था, पॉलिटी का जो सवाल है, फर्स्ट सवाल है। अब फर्स्ट सवाल में काफी आसानी से इंट्रोडक्शन आपको पता चल जाएगा कि अगर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से है, अगर आपको याद है आर्टिकल 48 के बारे में या फिर आर्टिकल 21 के बारे में, आप उससे शुरुआत कर सकते हैं, जैसे राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी। क्योंकि ये 10 मार्क का सवाल है, 150 वर्ड्स ही है, तो स्पेसिफिकली मेरा तो यही फॉर्मूला था कि उस स्पेसिफिक आर्टिकल से शुरू करें, या फिर एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉलो करें, जैसे राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस, आर्टिकल 19 यहाँ पे है, तो यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद आर्टिकल 19। तो कुछ इस तरह का एक आइडिया आप डेवलप कर सकते हो। बट अगेन दिस कनंड्रम, इसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्शन हुआ या फिर कंक्लूजन हुआ, ये आप धीरे धीरे इस चीज को इवॉल्व करते हुए जाओगे। स्पेशली कंक्लूजन जो आपकी ओपन एंडेड सवाल होता है, जैसे कि कमेंट करना है आपको या फिर आपकी प्रतिक्रिया पूछी जा रही है, डू यू थिंक, डू यू अग्री, उसमें ये बहुत जरूरी बन जाता है। आप अपनी जो भी अपनी जस्टिफिकेशन दी है उसके हिसाब से आप कंक्लूड कर सकते हो, या फिर एक फ्यूचरिस्टिक टोन पे वे फॉरवर्ड वगैरह आप बता सकते हो। बट अगेन दिस इज समथिंग विच यू विल डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्पेशली जो इंट्रो है, ये क्यों जरूरी बनता है, क्योंकि चीजें शुरू करनी होती है, और कई बार एस्पिरेंट वो शुरुआत करने में ही यार बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हाउ डू आई स्टार्ट दी आंसर, या फिर सीधे सीधे अब आप सीधे सीधे कंटेंट पे ही चले जाओ। ये नहीं करना है। कम से कम 10 मार्क के सवाल में 1-2 लाइन का इंट्रो, मैक्स 3 लाइन का इंट्रो, या फिर मैं कहूंगा 150 वर्ड है, 10%, 15 से 20 शब्द उसमें डाल सकते हो आप। लेकिन 250 वर्ड वाले में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो काफी डिसेंटली। और इस इंट्रोडक्शन में भी अलग अलग टेम्पलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया, यू कैन यूज आर्टिकल्स, या फिर कभी कभार इंट्रोडक्शन में यू कैन ऑल्सो यूज कोट्स, है ना, कोट जैसे ऐसे की शुरुआत करते हो, सभी में नहीं करना है, बट कुछ जगह पे आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हो। तो ये दिस विल कम विद टाइम, ये आएगा धीरे, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर हाउ डू आई मैनेज माई टाइम। ये इटर्नल सवाल है, बहुत ही कॉमन सवाल है, सभी एस्पिरेंट्स का एक सवाल होता है कि सर 3 घंटे का टाइम मुझे कम पड़ रहा है, तो मैं कैसे करूं, है ना। इनफैक्ट मुझे याद है ये हाउ डू आई मैनेज वाला, हाउ डू आई मैनेज टाइम का तो यार प्रॉब्लम सभी के साथ है। मुझे याद है जब मैं पहली अपनी टेस्ट सीरीज लिखी थी मैंने, आई थिंक 2014 की बात होगी, तो जब पहला टेस्ट मैंने दिया था, 3 घंटे में कंटिन्यूसली लिखे जा रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूस लिखे जा रहा हूँ। 3 घंटे के बाद एकदम हाथ दर्द कर रहा था मेरा, और मैंने कितने सवाल लिखे थे पता है? 12, एक्चुअली 12.5 भाई, 12 सवाल। तो मैं बाहर आके काफी डिसअपॉइंट हुआ था, बट फिर मुझे लगा, जैसे मेरे सीनियर ने बताया, यार तूने 12 सवाल लिखे, काफी अच्छा है। तो मैं यही कहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इट इज अ स्किल, ये भी आपको धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक मैं कहूंगा एक टिप आपको बताना चाहूंगा कि बिफोर यू एंटर दैट 3 आवर सिनारियो, कि मुझे 3 घंटे की जो लड़ाई है मेंस की, इससे पहले आप उसमें उतरे, मैं आपको चाहूंगा छोटे छोटे बैटल्स प्लान करें। ये क्यों? क्योंकि हमेशा मेरा ऑलवेज एडवाइस रहा है इस चीज पे एस्पिरेंट से
एवरी डे, हर एक दिन 1 घंटा आप मेंस के लिए निकालिए, हर एक दिन, स्पेशली जब आपका डेटाबेस बिल्ड हुआ है। एवरी डे टेक आउट 1 आवर, एवरी डे कंपल्सरीली 1 घंटा निकालना। अब इस 1 घंटे में आप सोचोगे सर मैं करूँ क्या 1 घंटे में? देखिए, ये 1 घंटा शुरू होने से पहले आपको कुछ सवाल फाइनल करने हैं, और 1 घंटे का स्लॉट भी आपको डिवाइड करना है, आई वुड से इन 30 मिनट, पहला 30 मिनट और दूसरा 30 मिनट। अब ये मैं क्यों करता हूं? क्योंकि 30 मिनट्स को, ऑल्दो आपको एक सवाल का जवाब देने के लिए 9 मिनट है, बट यहाँ पे खुद के लिए आप 10 मिनट भी ले लीजिए, तो 30 मिनट में आप 3 सवाल ट्राई कीजिएगा। क्या आप इसको अचीव कर पा रहे हो? मुझे याद है, तो शुरुआती दौर में जब मैंने किया था तो 1 घंटे में मैंने 3 सवाल लिखे थे, यानी कि 20 मिनट में एक सवाल। तो इट्स वेरी फाइन, बट स्लोली एंड स्टडीली वो टाइम आपको कम करना है, अलॉन्ग विथ क्वालिटी टाइम कम करना है। पहले शुरुआत में शायद 15 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर लिखना शुरू कर दिए, 15 मिनट में एक आंसर भी लिखा है, ग्रेट बिगिनिंग। उसके बाद धीरे धीरे 15 से 14, 13, 12, 10, 9 पे आपको आना है। तो आधे घंटे आंसर लिखना है और आधे घंटे आपको असेसमेंट करनी है, बस ये छोटा सा टारगेट है। क्यों? क्योंकि एस्पिरेंट्स, सबसे पहले तो बताइए, इनर्शिया होता है, यार आंसर में लिखूं कैसे, एक डर तो लगा हुआ है। उसके ऊपर डर यह है कि मैं 3 घंटे कैसे बैठूं, और इतने सारे लोगों को मैं जानता हूं। मुझे याद है, जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, वहां पे जो पहला टेस्ट लिखने गया था, वहां पे ऑलमोस्ट मैं समझता 50-60 लोग तो होंगे, लेकिन अगले ही टेस्ट में उससे आधे आधे भी लोग नहीं थे। यही होता है कि 3 घंटे जब आप बैठ के आपको लगता है 3 घंटे में कुछ नहीं हो रहा है, 3 घंटे मैंने 2 सवाल लिखे, 3 सवाल लिखे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना ही करना है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। और इसके लिए, इसीलिए छोटे छोटे बैटल्स लड़िएगा आप, राइट? डोंट गो फॉर कंप्लीट 3 आवर स्लॉट इनिशियली। शायद 15 मिनट में एक सवाल भी लिखेंगे तब भी आई विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड कि आपने शुरू कर दिया आंसर लिखना कर। ये आपको ध्यान रखना है। आपको अगर खुद को चैलेंज करना है, रियलिस्टिक टारगेट्स बना के चलिए। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन मैं 9 मिनट में ही मुझे आंसर लिखना है, नहीं, ये नहीं करना है। मैं तो कहूंगा पहले दिन अगर आपने आधे घंटे में भी एक भी आंसर लिखा है, यू आर एक्चुअली डूइंग अ वेरी गुड जॉब। 20 मिनट में लिखा है, एक्स्ट्रॉर्डनरी। अगर 15 मिनट में लिखा है, बहुत ही अच्छा काम किया। अगर आप 13-14 मिनट में लिख रहे हो, भाई मैं बता रहा हूं ना, यू विल डू ग्रेट इन योर मेंस क्वालिफिकेशन के 95%, 99% चांस। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है? तो ये आप खुद के लिए रियलिस्टिक टारगेट्स डालिएगा, है ना, कि आधे घंटे में 3 सवाल 10 मिनट है, या फिर इवन 40 मिनट्स में 3 सवाल शुरुआती दौर में। धीरे धीरे टाइम को कम करते हुए जाना है। तो छोटे छोटे बैटल्स में आपको भी लगेगा कि हाँ, मैं खुद भी सुधर रहा हूँ, धीरे धीरे मेरी आंसर क्वालिटी भी आ रही है और टाइम मैनेजमेंट भी काफी अच्छे से हो रहा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप 3 घंटे की लड़ाई में डायरेक्टली चले जाओगे तो आई एम क्वाइट श्योर कि थोड़ा सा डिसइल्यूजनमेंट जरूर हो जाता है, राइट? तो स्लो बैटल्स, पहले 30 मिनट, फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में शायद 10 सवाल लिखना शुरू कीजिए। देन यू जंप ऑन टू योर डायरेक्ट मेंस टेस्ट सीरीज। ध्यान रखिए इस चीज को, स्पेशली फॉर द बिगिनर। अगर आप एक वेटरन है, आपने पहले मेंस लिखा हुआ है, देन चैलेंज योरसेल्फ। 1 घंटे में 7 सवाल, 6 से 7 सवाल इज इनफ, ठीक है? 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में 6 सवाल, दूसरे घंटे में 6 सवाल, तीसरे घंटे में 7 से 8 सवाल, 20 क्वेश्चन वुड बी ओवर। ये इस तरह का टारगेट होना चाहिए। तो डिवाइड योर मेंस टाइम ऑल्सो, राइट? क्लियर? अब इसके अलावा कुछ चीजें जब मुझे बतानी है, सर हाउ डू आई मैनेज माई टाइम, अब इसके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करोगे, वर्ड लिमिट को कंपल्सरीली स्टिक करना है ऑलवेज। अगर ब्रीच कर भी रहे हो तो मैं कहूंगा ब्रीच इट हार्डली बाय 10 वर्ड, ठीक है? हार्डली बाय 10 वर्ड, 10 to 12 वर्ड, इससे ज्यादा ब्रीच नहीं करना। अगर कर रहे हो तो सबसे पहले तो करना नहीं है, इससे कम लिखोगे तब भी चलेगा। अगर आपने सब कुछ कंटेंट क्वालिटी में दिया हुआ है, तो आपको वर्ड लिमिट में आपने दिया हुआ है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। 150, 145 वर्ड्स, 140 वर्ड्स इज आल्सो मोर देन एनफ, ठीक है? वर्ड लिमिट स्टिक करना है ऑलवेज। सेकेंड पॉइंटर है, कीप इट सिंपल। सिंपल मतलब स्पेशली आपकी लैंग्वेज, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी यहाँ पे आपकी इतनी मदद करेगा शुरुआती दौर में। एनसीईआरटी की लैंग्वेज को फॉलो करते हुए जाएगा, बहुत ही सिंपल क्रिस्प लैंग्वेज, ऑथेंटिक लैंग्वेज जो बताते हैं, क्या आइडिया है, उस लैंग्वेज को फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको फ्लैशी वर्ड्स कुछ बताने, यू डोंट नीड टू बी लोक्वेशियस और यू डोंट नीड टू बी एक्स्ट्रावेगेंट योर वर्ड्स, नो, नथिंग इज नीडेड। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज। इनफैक्ट मैं तो हमेशा कहता हूँ जितना हो सके उतना सिंपलेस्ट वे में आप आंसर्स लिखिएगा। नो नीड ऑफ फ्लैशी थिंग्स, नो नीड ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स, सिंपल लैंग्वेज, वर्ड लिमिट। इसके अलावा
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी। अब यहाँ पे ये एनसीईआरटी की नेक्स्ट लेवल वाली, जब आप नोट्स बनाओगे एक्सेट्रा करोगे तो टॉपिक वाइज नोट्स होने चाहिए। टॉपिक वाइज जैसे फॉर इंस्टेंस अब जैसे एग्रीकल्चर का टॉपिक, तो मेरा थॉट प्रोसेस कैसा होता था अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब एग्रीकल्चर पे तैयारी करनी है, एग्रीकल्चर पे तैयारी कैसे करेंगे? देखिए एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ से होती है? जमीन। अब जमीन में क्या दिक्कत है? लैंड रिफॉर्म्स होना। उसके बाद आपको क्या चाहिए? इनपुट चाहिए, सीड्स चाहिए, आपको पानी चाहिए, पानी के लिए आपको बारिश के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, सीड्स चाहिए, सीड्स के साथ ही साथ आपको मैकेनाइजेशन चाहिए, यानी कि आपको सोइंग करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, सर ट्रैक्टर वैक्टर वो नहीं है, राइट? तो इस तरह की चीजें, जैसे आपने समझ लीजिए आपने सोइंग कर दी, राइट, आपने बीज बो दिया, उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद आपको फिर से इरिगेशन की जरूरत है, उसके बाद फर्टिलाइजर की जरूरत है, उसके बाद आपको इंसेक्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स की जरूरत होती है, राइट? तो ये सभी चीजों के लिए इनपुट्स डालने पड़ेंगे। इसकी क्या प्रॉब्लम है? इसके अलावा आपको मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती है स्पेशली टू टेक केयर ऑफ द क्रॉप। फिर आपको हार्वेस्ट करना है, हार्वेस्ट में आपको हार्वेस्ट की क्या प्रॉब्लम है? फिर से आपको मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती है, हार्वेस्टिंग मशीन नहीं है, आपने फसल हार्वेस्ट भी कर दी। उसके बाद आपकी स्टोरेज की प्रॉब्लम है, स्टोरेज की क्या प्रॉब्लम है? स्टोरेज के बाद आपको मार्केट लेके जाके बेचना है, तो मार्केट की क्या प्रॉब्लम है? लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है, मार्केट के बाद कंज्यूमर को जाना है, कंज्यूमर तक जाते जाते क्या प्रॉब्लम है? तो पूरा का पूरा जब आप ये सप्लाई चेन समझ जाओगे, एवरी एस्पेक्ट को, जैसे सीड के साथ क्या प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजर के साथ क्या प्रॉब्लम है, एवरीथिंग बिकम्स अ टॉपिक फॉर यू। प्लीज रिमेंबर, नॉट एग्रीकल्चर फुल, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर जो भाग निकाले, हर एक टॉपिक, seed, fertilizer, irrigation, agriculture, marketing, each and every aspect becomes a question for you, each and every aspect becomes a topic for you। तो उस तरह से टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कीजिए। और ये टॉपिक वाइज प्रिपरेशन आपके लिए जरूरी क्यों रहेगी? देखिए अगेन लेट मी जस्ट टेक यू अगेन टू क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे, अब टॉपिक वाइज ये कौन सा टॉपिक? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 प्रिपेयर करोगे तो आप काफी अच्छे आइडिया है। आर्टिकल 19 टॉपिक वाइज आप प्रिपेयर करोगे, होलसम, ये उसका सब पार्ट आपको मिलेगा। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन सिंपल है, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसकी प्रिपरेशन आप कर लीजिएगा कैसे करना है, राइट? गति शक्ति योजना है तो करंट अफेयर्स का भाग है, गति शक्ति योजना कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है आपके पास, इसके लिए काफी अच्छा कंटेंट रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि टॉपिक वाइज आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। यू हैव टू प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक, ये आपको इमीडिएटली मदद करेगा। क्यों? क्योंकि उस टॉपिक पे जैसे आपने तैयारी कर दी है, आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जल्दी से रिकॉल करोगे, जल्दी से आप लिखना भी शुरू करोगे ना। तो बहुत जरूरी है टॉपिक वाइज। इसके अलावा मेरी तरफ से एक और सजेशन होगा, डेटा डायरी मेंटेन करा। अभी डेटा डायरी क्या होगा? बहुत जरूरी चीज है डेटा डायरी फॉर मेंस। अगेन आई एक्सपेक्टेड, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मैंने एक्सपेक्ट किया था एक ही डेटा डायरी की, एक ही साल की, लेकिन वो हुआ नहीं, बट स्टिल आई वुड अप्रिशिएट आप एक ही साल की डेटा डायरी मेंटेन करें, एक ही साल में क्लियर करें। और ये जो डेटा डायरी होगी, इसको आपको प्योरली मेंस ओरिएंटेड डेटा आपको रखना है यहाँ पे। जैसे कि समझ लीजिए अलग अलग सेक्शंस बनाइए। अब पॉलिटी के लिए किसी कमीशन कमेटी की रिपोर्ट आई है, करंट अफेयर्स चीज आप यहाँ लिख के रखिए। कोई केस का रेफरेंस है, केस का रेफरेंस यहाँ पे लिखना है, जो मेंस में आप इस्तेमाल करोगे। जैसे इकोनॉमी के दृष्टिकोण से नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का इंपॉर्टेंट डेटा, या फिर किसी भी सेक्टर पे जैसे इमीडिएट जो चीजें आपको चाहिए। अब आईटी में इंडिया में कितने मोबाइल सब्सक्राइबर्स है, कितने इंटरनेट सब्सक्राइबर्स है, इंडिया में एग्रीकल्चर से कितना जीडीपी के लिए जाता है, सिंपल सिंपल फैक्ट्स अबाउट अ सेक्टर, ये आपको रखना है। डेटा डायरी, प्योरली डेटा डायरी, और इस डेटा को आपको आंसर राइटिंग में इस्तेमाल करना है। ये आपको बहुत मदद करेगा एवरीवेयर एवरीवेयर, ठीक है? ये नोट करना है, दिस यू हैव टू मेंटेन राइट फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। इसको कंटिन्यूअसली ऐड करते रहना, जब जब आप पढ़ाई करते रहोगे कि इस डेटा को मैं मेंस में इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब गति शक्ति है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रोड का कितना कंट्रीब्यूशन है, रेलवे का कितना कंट्रीब्यूशन है, एयरफोर्स या फिर एयरलाइन से कितना कंट्रीब्यूशन है, इस तरह की चीजें। जैसे अगर आप एग्जैक्ट डेटा भी याद ना हो तब एक वेग नंबर भी आपको रहेगा, अप्रोक्सीमेट नंबर, दैट इज ऑल्सो वेरीफाइड। ठीक, ध्यान रखना, डेटा डायरी मेंटेन करना। इसके अलावा स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स रखने, देखिए ये तो आपको बहुत बहुत मदद करेंगे स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स। अब स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स it will help you in your introduction also, it will help you in your conclusion also, it will also help you in your answer writing in general। अब स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स कैसे बनाने हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपकी प्रिपरेशन में आपको खुद ही पता चलेगा स्टैंडर्ड टेम्पलेट कैसे बनाने। जैसे मेरा एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट था, टॉपिक मुझे पता है लेकिन मेरे पास अप्रोप्रिएट डेटा नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सिंपली एनालाइज इट विद द पेस्ट मॉडल, राइट? पॉलिटिकल एंगल, इकोनॉमिक एंगल, सोशल एंगल,
सोशल के अंदर कल्चरल एंगल, उसके बाद टोटल, टी फॉर टोटल, ओवरऑल क्या इंपैक्ट हो सकता है, कुछ इस तरह की चीज। दैट्स अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट। किसी भी टॉपिक का अगर आपको इम्पैक्ट असेसमेंट या फिर कोई चीज करनी है तो डिवाइड इट इन दैट स्टैंडर्ड। या फिर आप जैसे कैसे उदाहरण दूं मैं आपको, स्टैंडर्ड टेम्पलेट क्या था मेरा। अब आईआर के लिए, अब इंटरनेशनल रिलेशंस में किसी भी देश से जब आप रिलेशंस की बात करते हो, कुछ चीजें होती हैं जो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन होंगी, कुछ चीजें होंगी जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज होंगी। अब वो चीजें क्या हैं, दैट बिकम्स योर स्टैंडर्ड टेम्पलेट इटसेल्फ। जैसे कि व्हेन यू टॉक अबाउट टू नेशंस, यू टॉक अबाउट ट्रेड, यू टॉक अबाउट से इंडिया टॉक्स ऑलवेज अबाउट टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म। तो ट्रेड, ट्रेड अब टी से, जैसे ट्रेड से आपका ट्रेड हो गया, टेररिज्म की बातें हो गई, टेक्नोलॉजी की बात हो गई, या फिर आप इकोनॉमी की बात करते हो, एजुकेशन की बात करते हो, या फिर यू टॉक अबाउट कल्चर, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, यू टॉक अबाउट कनेक्टिविटी। तो इस तरह का एक टेम्पलेट बना लीजिएगा आईआर का टेम्पलेट। जैसे आईआर में आईआर का टेम्पलेट हो गया, या फिर जैसे मेरा एक और, मेरा सबसे मुझे लगता है अच्छा टेम्पलेट था वो एथिक्स वाला। अब एथिक्स में कैसे होता है, आज ही मुझे याद है वो एथिक्स, द नोलन कमिटी पब्लिक वैल्यूज, राइट, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी ओपननेस एंड सेल्फलेस। इसके लिए एक एक्रोनिम बना रखा था, अभी मेरे दिमाग में है वो, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर। तो ये तो है ही, जब भी आपको केस स्टडी में भी इस्तेमाल करना है तो ऑफ कोर्स आप इन वैल्यूज को इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब समझ लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट पे आपको एक केस स्टडी आई, उसका आपका टेम्पलेट कैसा होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डिजास्टर मैनेजमेंट में उस ऑफिसर में, उस ब्यूरोक्रेट में किस तरह की क्वालिटीज देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब नोलन कमेटी की आपको पब्लिक वैल्यूज तो पता ही पता है, वो तो जेनेरिक चीज हो, लेकिन जैसे ही आप चले जाओगे डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो आई वुड वांट कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, जो भी ऑफिसर होगा, मैं चाहता हूं कि वो क्विक डिसीजंस ले, इफेक्टिव डिसीजंस और एफिशिएंसी लाए अपने डिसीजन मेकिंग में, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। डिजास्टर मैनेजमेंट है मतलब लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खराब हो चुकी है, तो कम्युनिकेशन लाइन को सबसे पहले रिस्टोर करने की कोशिश करें। साथ ही साथ पार्टीजन ना हो, यानी कि पार्शियलिटी ना करे। फॉर इंस्टेंस अब समझ लीजिए सबको समानता से बचाना है, सबको समानता से रिहेबिलिटेशन देनी है, लेकिन उसके अंदर वल्नरेबल ग्रुप्स के ऊपर फोकस रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह का टेम्पलेट, इस तरह के थॉट प्रोसेस। और ऐसा नहीं है कि आपको लिख के टेम्पलेट बनाना है, मेंटल टेम्पलेट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। मेंटल टेम्पलेट दे वर्क अ लॉट, है ना। किसी भी समझ लीजिए सब्जेक्ट के लिए हो गया, क्रिएट योर मेंटल टेम्पलेट। अब ये क्यों मदद करते हैं, व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम काफी कम कर देंगे। क्योंकि जैसे आपने देखा, आपने अपने टेम्पलेट में से सोचा ठीक है मैं इस तरह से अटेम्प्ट कर सकता हूँ, यू कैन ब्रिंग दैट एंड यू कैन रिड्यूस योर टाइम। ठीक है, रिमेंबर दिस। अब अगर आप मुझसे पूछोगे सर आप अपने टेम्पलेट बताइएगा, तो ये काफी टफ होगा, इसलिए मैंने आपको बताया। मैं चाहता हूं कि आप अपने खुद के टेम्पलेट बनाए जो आपको इजीली याद आ जाए एग्जामिनेशन में, वेरी क्विकली यू विल रिमेंबर। ठीक है, कुछ इस तरह की चीज बनाई। इसके अलावा एल्गोरिथम, ये मैंने लिखा हुआ है लास्ट में, ये क्यों, क्योंकि इस एल्गोरिथम को मैं हमेशा एक आई वुड से सेफ्टी वैल्व की तरह इस्तेमाल करता था। अब ये क्यों, क्योंकि डिस्पाइट ऑल योर प्रिपरेशन आपको एग्जामिनेशन में टाइम की किल्लत होनी होनी, ये तो है, क्योंकि दैट हैपेंस डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चंस, डिपेंडिंग ऑन योर आंसर राइटिंग। तो एल्गोरिथम फॉर्म मेरा जब था जब मुझे समय की किल्लत पड़ रही। जैसे मैंने देखा कि यार आखिरी आधे घंटे में मुझे यार 5 सवाल लिखने, 4 सवाल, 5 सवाल लिखने, 6 सवाल लिखने, कुछ इस तरह का हुआ। आई वुड यूज द एल्गोरिथम मेथड। अब एल्गोरिथम मेथड में 150 वर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए क्योंकि अगर आपने टारगेट बना रखा है मुझे इतने सवाल अटेम्प्ट करने हैं, तो एंड के मैं कहूंगा 3-4 सवालों में होगा, नॉट 3-4, कम से कम 1-2 सवालों में एल्गोरिथम मेथड में यूज करता था। अब एल्गोरिथम मेथड में सवाल पूछा गया विदाउट यूजिंग अ लॉट ऑफ वर्ड्स, आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन। जैसे जैसे वो अभी डीबीटी वाला सवाल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, डीबीटी वाला सवाल ले लिया, तो डीबीटी वाले सवाल में एक एल्गोरिथम बना लिया कि डीबीटी के प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव्स क्या है, कि इस तरफ पॉजिटिव्स बना दिया मैंने एल्गोरिथम, इस तरफ नेगेटिव्स वाला एल्गोरिथम इन द सेंस सम सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वर्ड जिससे कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाए, और आप बॉक्सेस बनाइए, अगर ये होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कुछ इस तरह की चीज मैं बना। अगेन इट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि टेस्ट सीरीज में भी जब फीडबैक वगैरह था तो इट वाज अ वेरी इनोवेटिव थिंग कि आप एल्गोरिथम के या फिर फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन कर रहे हो चीजों को बहुत ही शॉर्ट टाइम में। और इसको अगेन आई एम रिपीटिंग, यूज इट ओनली एज अ सेफ्टी वैल्व, बहुत ही सेफ्टी वैल्व की तरह इस्तेमाल करना है। नॉट जस्ट एल्गोरिथम,
बट अलग अलग चीजें, जैसे समझ लीजिए अब कहीं पे आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेज पूछेगा, जैसे अगर मेरे पास समय की बहुत ज्यादा किल्लत चल रही है तो शॉर्ट में लिखना है, तो आई यूज टू डू इज आई यूज टू राइट एडवांटेजेस, शॉर्ट फॉर्म में नहीं पूरा एडवांटेजेस, और कुछ इस तरह के पॉइंटर्स बना दो और छोटा छोटा आप 10 वर्ड में लिख दो, राइट, एडवांटेजेस लाइक दिस। डिसएडवांटेज का एक फील्ड आप 2 लाइन में नीचे कंक्लूड करो, टाइम की अगर किल्लत चले, दिस इज जस्ट अ सेफ्टी वेल। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से एल्गोरिथम, इट कैन बी अ फ्लो चार्ट, इट कैन बी अ डायग्राम, इट कैन बी एनीथिंग, टाइम बचाने के लिए एट द एंड ऑफ योर एग्जाम, ये एक सेफ्टी वैल्व हो गया, ठीक है। आई होप कि इस चीज से मैंने आपको बता दिया है कि हाउ डू आई मैनेज टाइम। अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, हर एक इंसान की अलग टेक्निक्स होती है, हर एक एस्पिरेंट की अलग टेक्निक होती है, तो अगर ये आपको सूट कर रहा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अपना एक कुछ टेक्निक डेवलप जरूर कर दीजिएगा, ठीक, नो इश्यूज। अगर आप समझ लीजिए टू मच फ्लैशी कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया कि जितना हो सकता है सिंपल रखना है, सिंपल वे में अगर इवेलुएटर देखेगा उसको समझ में आना चाहिए कि भाई इस बंदे को सवाल समझ में आया है और जवाब वो मुझे इस तरीके से देने की कोशिश कर रहा है, दैट्स द थिंग, एक्सप्रेस योरसेल्फ, ये अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर कि टाइम कैसे मैनेज करें। इसके अलावा एक और सवाल होता है एस्पिरेंट्स का, सर मैं कितने अटेम्प्ट करूं, कितने अटेम्प्ट करूं। अब ये तो डिपेंड करता है एस्पिरेंट के ऊपर, सबसे बेस्ट आंसर होगा आई वुड से ऑल, है ना, सारे के सारे 20 के 20। अगर आपकी अच्छे क्वालिटी के आंसर्स आप लिख रहे हो, डिसेंट क्वालिटी आंसर्स, 20 आंसर्स, इट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। अगर नहीं भी है तब भी मैं कहूंगा ऑन एन एवरेज एटलीस्ट टारगेट दिस पर्टिकुलर नंबर, ये नंबर होना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए जीएस में। सबसे पहले तो सारे के सारे, अगर नहीं भी है एक आध टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं ब्रेनस्टॉर्म भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ, तो सिलेक्शन के टाइम में ही एक सवाल अगर आप एलिमिनेट करना भी चाहते हैं, और यहाँ पे आई वुड रियली रिस्पेक्ट, जो एलिमिनेट करोगे आप वो आप 15 मार्क वाला नहीं करोगे, सबसे पहले 15 मार्क का कंप्लीट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। 15 मार्कर्स हैव टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट, और जो भी आप छोड़ भी रहे हो तो समझ लीजिए अगर एक 10 मार्क का क्वेश्चन मिस भी हो रहा है, ठीक है, डोंट बीट योरसेल्फ फॉर दैट, इट्स फाइन, ठीक, नो इशू, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन आइडियल सिनारियो में 20 के 20 सबसे बेस्ट होगा। और यहां पे भी मेरी तरफ से एक मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उससे मैं आपको बता रहा हूं, एथिक्स में प्लीज रिमेंबर इट इज नेवर अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज नेवर अबाउट नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ये मैं खुद एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हूं कि एथिक्स में 20 सवाल नहीं होते, तो 17-18 सवाल होते, केस स्टडीज एक्सेट्रा। एथिक्स में आप कितने अटेम्प्ट कर रहे हो, ये मुझे लगता है, मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये मैटर नहीं करता। एथिक्स में आपकी जो आंसर राइटिंग है वहां पे आई वुड लव टू सी समथिंग कॉल्ड एज कंसिस्टेंसी, थॉट प्रोसेस की कंसिस्टेंसी। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो सारे के सारे सवाल लिखे हैं जिन्हें 60-65 आए हुए हैं, राइट, और मैं खुद मुझे लगता है कि आई मिस 2 और 3 क्वेश्चन इन वन ऑफ द एग्जाम, आई एंडेड अप विद 124 और समथिंग। तो ये आपकी अटेम्प्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये आपकी आंसर क्वालिटी, मैं कहूंगा ये आपकी थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो एथिक्स में ट्राई टू शो दैट कंसिस्टेंसी और आंसर है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा सबसे फाइनल क्वेश्चन है, एक और इटर्नल क्वेश्चन होता है सभी एस्पिरेंट्स का, सर मैंने जब आपने अब बताया मैं इंस्पायर हो गया और मैंने आंसर लिखना शुरू भी कर दिया, आज मैंने एक आंसर लिखा और कल 1 घंटे में 3 आंसर भी लिख रहा हूं, लेकिन सर मैंने 3 आंसरों को करूं क्या, है ना, कैसे इसको असेस करूं, ठीक है। अब देखिए एक ऑफ कोर्स एक आइडिया तो है दैट यू सेल्फ असेस, लेकिन सेल्फ असेस की ऑलवेज लिमिटेशंस होती है, राइट, सेल्फ असेसमेंट की लिमिटेशन होती है, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट में एक सेल्फ बायस भी होता है, तो सेल्फ असेसमेंट इज अ गुड थिंग इनिशियली, लेकिन मैं कहूंगा असेसमेंट करने के लिए इसीलिए 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 एस्पिरेंट जो है दे गो फॉर अ टेस्ट सीरीज या फिर सम सॉर्ट ऑफ अदर एवेन्यूज, राइट। जैसे उस समय पे हमारा जो स्टडी का ग्रुप था, अगर आपका स्टडी का ग्रुप है तो 3-4 जो दोस्त हैं आपके स्टडी का ग्रुप है, तो वहां पे रूटीनली एवरी वीक एक दूसरे के आंसर रोटेशन में पीयर रिव्यू कराया गया, पीयर असेसमेंट इज वेरी यूजफुल, और वो भी मतलब पीयर रिव्यू मतलब अच्छे फ्रेंड्स जो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, राइट। पीयर असेसमेंट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, स्पेशली अगर आप
एक ही पेयर को नहीं, आप ध्यान रखिए, अगर आप ग्रुप है 4-5 लोग जब है तो सभी अगर आंसर लिख रहे हैं तो एवरी टाइम हर हफ्ते एक इंसान किसी इंसान का आंसर चेक करेगा, आपका वो चेक करेगा, आपको वो चेक करेगा, रोटेट करके आप करवा दीजिए तो आपको समझ में आएगा, अलग एक एंगल भी मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि ऑनलाइन असेसमेंट के लिए वेबसाइट पे वगैरह पुट करते हैं, लेकिन उसका एक खुद का डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ऑनलाइन डोमेन पे बहुत ज्यादा नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिल जाती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिल जाती है, तो ये भी एक इशू आता है। तो या फिर सिंपल चीजें यू कैन गो फॉर और टेस्ट सीरीज, ये तो है ही, ठीक है, दिस इज ऑलवेज एन ऑप्शन। टेस्ट सीरीज विद से पर्सनलाइज फीडबैक, पर्सनल मेंटरशिप, ये आपको काफी मदद करेगा। लेकिन सबसे बेस्ट आई वुड से इनिशियल टाइम में सेल्फ असेसमेंट ठीक है, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट कैसे करना है, अगर आपको लग रहा है सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए आपके पास सवाल है, उस सवाल का अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड आंसर पड़ा हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट पड़ा हुआ है, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग से आपको पता है कि ये चीजें होनी चाहिए थी लेकिन मैंने वो लिखी नहीं है, दैट इटसेल्फ बिकम सेल्फ असेसमेंट, इजंट इट? कि सवाल है आपके पास, सवाल के प्रति कंटेंट आपने पहले प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन जब आप लिख रहे हो तब आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, इट्स नथिंग बट सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। लेकिन इसकी खुद की लिमिटेशंस होती है, द बेस्ट थिंग इज दिस एंड दिस, व्हिचएवर सूट्स यू, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई दूसरा सवाल वगैरह है तो आप जरूर पोस्ट कर सकते हैं @RahulSai222, ठीक है। आई होप कि मैंने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पे दे दिए हैं, राइट। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, लेकिन जाते समय प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज का, रिमेंबर दिस थिंग कि हमारा स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच, कंप्लीट फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है 2 जनवरी से। नए साल की शुरुआत आप करें, अगर आप आकांक्षी हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, आपके अंदर वो इनर्शिया था कि मैं कैसे शुरू करूं, कई बार होता है कि आपकी प्रिपरेशन हैपाजार्ड हो गई, आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो, या फिर आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल फ्लॉ चल रहा है, तो हमारा जो फाउंडेशन बैच है ये जवाब है आपके लिए फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। और ये मैं कहूंगा आइडियल होगा फॉर 2024 UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि जनवरी में शुरू हो रहा है, 10 महीने आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद वी फोकस ऑन आंसर राइटिंग स्पेसिफिकली, वी फोकस ऑन MCQ सॉल्यूशन स्पेसिफिकली। 1-to-1 मेंटरशिप है, एक मेंटर आपके साथ ही रहेंगे। ग्रुप मेंटरशिप है, ग्रुप मेंटरशिप में रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आपको यहाँ पे इनपुट्स देंगे। अनिल स्वरूप सर अभी फिलहाल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रन कर रहे हैं, यू नो दैट। इसके अलावा करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलेगा इसी प्राइस में, ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में आ रहा है, 19,000 में आपको मिलेगा। अगर आपको ये प्राइस चाहिए, डू यूज माई कोड राहुल लाइव, RAHUL लाइव, इस प्राइस में मिलेगा। इसी प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। डू एनरोल फॉर दिस। अगर कोई आपका दोस्त है, जानकार भी है, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इनर्शिया है, या फिर उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो जरूर बताइएगा इस चीज के बारे में, क्योंकि नए साल के साथ नई शुरुआत करनी है। लेट अस स्टार्ट द प्रिपरेशन, राइट, रिमेंबर दिस। चलिए लेट्स एंड द सेशन। और ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई और भी सवाल है, कोई और भी डाउट है, तो यू कैन ऑलवेज follow me on this particular ID. You can directly message me on IG. I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this video. I hope this was helpful for you. Thank you very much. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।